नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर है विद्युत रसायन। इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि आप कोई सा भी मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए। अक्सर उन मॉडल पेपर में या चाहे कोई सी भी बुक देख लीजिए, यदि वहाँ पर सन मेंशन है कि किस साल पूछा हुआ, तो ये बहुत ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, विद्युत अपघटनी सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में अंतर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और ये जो टॉपिक है मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि इसे दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। बस लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। दो चित्र आपको समझने हैं। यदि आप ये दो चित्र समझ लेते हैं, इनमें क्या होता है क्या है सब कुछ अभी मैं बात करूंगा, बस इन्हें ध्यानपूर्वक समझना है। इन्हें समझ लिया तो विद्युत अपघटनी सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो एक एक करके समझते हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सेल। सेल भाई कौन सी बला होती है? सेल क्या होता है? सेल एक ऐसी युक्त या ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी आपस में बदल देते हैं। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो सेल की परिभाषा ये हो गई कि सेल एक ऐसा साधन है, ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं या बदल सकते हैं। और सेल दो प्रकार के होते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और एक विद्युत अपघटनी सेल। अब विद्युत रासायनिक सेल क्या है? विद्युत रासायनिक सेल का हम दूसरा नाम ये भी बोल सकते हैं गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल, इसे डेनियल सेल भी बोलते हैं। इसके बहुत से नाम हैं, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल का सिर्फ एक ही नाम है, विद्युत अपघटनी सेल। अब ये जो विद्युत रासायनिक सेल है इसकी परिभाषा आगे हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि विद्युत रासायनिक सेल काम क्या करता है। विद्युत रासायनिक सेल काम करता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी रासायनिक ऊर्जा जो है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जो विद्युत अपघटनी सेल है वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये इनका काम हो गया। अब आ जाते हैं इनके चित्र पर। इनका डायग्राम या चित्र किस तरीके से बनाना है, बस यही चित्र आपको अच्छे से समझने हैं। ये दो चित्र समझ लिए, इनकी परिभाषा क्या होगी, इनके इनमें अंतर क्या होगा, सब कुछ यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें हमने क्या लिया है, दो पात्र लिए हैं और दोनों पात्रों में विलयन भरा हुआ है और इनमें हमने दो इलेक्ट्रोड डुबो रखे हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड देख रहे होंगे, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर देख रहे होंगे। ये जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है ये जिंक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है जी? जिंक का बना हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये किसका बना हुआ है? ये कॉपर का बना हुआ है। और जो ये इधर वाला लेफ्ट वाला है इसे हम बोलते हैं एनोड। इसे क्या बोलेंगे? इसे एनोड बोलेंगे। और ये जो राइट वाला है इसे क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। तो ये समझते हुए चलना है आपको कि इसे क्या बोलेंगे, क्या होगा, क्यों होगा, ये सब कुछ अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर जो चार्ज होगा या ध्रुव होगा, ये कौन सा ध्रुव होगा? तो ये होगा नेगेटिव ध्रुव। ध्यान रखना है, एनोड कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और कैथोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, एनोड पर नेगेटिव चार्ज और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा। और जो एनोड है इस पर रिएक्शन कौन सी होगी? तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। इसमें कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। और इस पर कौन सी रिएक्शन होगी? तो इस पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन ऑक्सीडेशन क्या है ये अभी हम बात कर लेंगे। रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलेंगे? अपचयन। यानी कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होगी। और यहाँ पर कौन सी होगी? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण। यहाँ पर कौन सी होगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहीं से अंतर पूछे जाएंगे। अंतर कैसे पूछा जाएगा? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल के बीच में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो अंतर यहीं से निकलेंगे, यानी ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ यही पॉइंट आपको ध्यान पूर्वक लिखने हैं वहां पर। और यहाँ पर इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में हमने क्या लगा रखा है? एक गैल्वेनिक वो गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, या हम यहाँ पर ये भी लगा सकते हैं, वोल्ट मीटर जो होता है वो भी लगा सकते हैं। गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर ये धारा को मापने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लगाया है? गैल्वेनोमीटर। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर क्या है? गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ पर एक ये जो यू आकार का, उल्टे यू आकार का आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं लवण सेतु। क्या बोलेंगे? लवण सेतु। सेतु यानी ब्रिज। जो ब्रिज बना हुआ है ये जोड़ने का काम कर रहा है इन दोनों विलयनों को।
और ये किसका बना होता है, ये KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का बना होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये लवण क्षेत्र किसका बना होता है, पोटेशियम क्लोराइड का बना होता है। अब यहाँ पर जो विलयन भरा हुआ है ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। ये जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पर इस वाले पहले पात्र में जो भरा हुआ ये किसका है, जिंक का। और ये जो है इसमें दूसरे वाले पात्र में जो भरा हुआ है ये किसका है, कॉपर। तो ये जो पहले पात्र में जो विलयन भरा हुआ है ये विलयन भरा हुआ है जिंक सल्फेट। कौन सा विलयन है, जिंक सल्फेट विलयन है। और जिसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ है उसमें विलयन कौन सा भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट। तो ये याद रखना है, कॉपर सल्फेट। तो ये इसका पूरा डायग्राम हो गया। अब एक बार फिर से समझते हैं कि भाई जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें कितने पात्र होते हैं, 2 पात्र होते हैं। यही परिभाषा में भी हम लिखते हैं कि विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा क्या है, तो यही बताना पड़ेगा कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फिर इसमें जो कुछ भी हमने यहाँ पर लिखा है वही सब हम आगे समझाते हैं परिभाषा में। तो इसमें क्या है, 2 पात्र हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में डूबे हुए हैं। एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये इलेक्ट्रोड है। और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक हमने क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर या वोल्ट मीटर हम लगा सकते हैं धारा मापने के लिए। और दोनों पात्रों के बीच में हमने एक लवण क्षेत्र जो KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का बना हुआ है वो लगा रखा है। और दोनों पात्रों में एक जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है, जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा हुआ है। और जो जिंक का है उसे एनोड बोलते हैं और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है या नेगेटिव ध्रुव होता है। और रिएक्शन कौन सी होती है, तो ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण रिएक्शन होती है। और जो कॉपर का होता है उसे कैथोड बोलते हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव ध्रुव होता है। और इस पर जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, यानी अपचयन अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के इधर जाते हैं, यानी जिंक के इलेक्ट्रोड से निकलकर कॉपर के इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। और जो धारा है, धारा हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उसके विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा बहती है। तो इसके विपरीत दिशा में क्या बहेगी, धारा। तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इधर को बह रहे हैं तो धारा की दिशा इधर को हो जाएगी। तो ये किसका डायग्राम या चित्र हो गया, विद्युत रासायनिक सेल का। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल के बारे में। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, इसमें क्या है, एक ही पात्र है, ध्यान रखना है। विद्युत अपघटनी सेल में एक पात्र है, विद्युत रासायनिक सेल में 2 पात्र हैं और दोनों पात्रों में अलग अलग इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। यहाँ पर क्या है कि एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। और इसमें जो विलयन भरा है ये क्या भरा हुआ है, विद्युत अपघट्य। कौन सा विलयन है, विद्युत अपघट्य का विलयन भरा हुआ है। तो ये इसमें विलयन भरा हुआ है। और यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखा है। क्या लगा रखा है, एक बैटरी लगा रखी है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, इधर वाला ये क्या है, ये एनोड है, ये क्या है, एनोड। और इधर वाला क्या है, ये कैथोड है। सेम उसी तरीके से जो लेफ्ट वाला है वो एनोड और जो राइट वाला है वो कैथोड। इसमें भी लेफ्ट वाला एनोड और राइट वाला कैथोड है। लेकिन अब यहाँ पर जो चार्ज है या जो ध्रुव है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर पॉजिटिव ध्रुव होगा और यहाँ पर कैथोड पर कैसा होगा, नेगेटिव ध्रुव होगा। और इसमें एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, वही ऑक्सीडेशन अभिक्रिया होगी, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पर कौन सी होगी, रिडक्शन। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया देखने को मिलेगी, रिडक्शन यानी अपचयन अभिक्रिया, यही इतना इसमें समझना है आपको। और इतना समझ लिया तो अब इसकी जो परिभाषा है, इसमें जो अंतर है, सब कुछ यहीं से स्पष्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा आइए इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रोड हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्ध सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध सेल। और इन पे जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, जैसे इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये जो अभिक्रियाएं हो रही हैं इन्हें अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहते हैं। समझ में आ गई बात, ये आगे हम परिभाषा में लिखते भी हैं। यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रोड हैं इन्हें क्या बोलते हैं, अर्ध सेल बोलते हैं। और जो इन पर होने वाली अभिक्रियाएं हैं उसे क्या बोलते हैं, अर्ध सेल अभिक्रियाएं बोलते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा। अब ये तो हम समझ लिए और ये चित्र ही समझने जरूरी हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं।
अब चलिए यही समझ लिया है, अब इसी से कैसे परिभाषा बनेगी, कैसे इसी से अंतर निकलेंगे, अगर ध्यान से यहाँ पर देखा है तो बस परिभाषा बस देखना है और अंतर देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं इनकी परिभाषा, रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा जो हमने चित्र देखा था, जो भी चित्र में हमने देखा वही यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, तो रटने की कोई आवश्यकता नहीं, बस चित्र को समझना था। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, इसकी परिभाषा हम देखते हैं। तो हमने लिखा है विद्युत रासायनिक सेल वह युक्ति या साधन है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो विद्युत रासायनिक सेल क्या है, वह युक्ति या साधन है जिसके द्वारा हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये क्या है, विद्युत रासायनिक सेल। इसे गैल्वेनिक या वोल्टी सेल भी कहते हैं, जो हमने पहले ही देख रखा है, बात भी कर चुके हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो अर्ध सेल कहलाते हैं। मैंने कहा था इसमें कितने इलेक्ट्रोड हैं, 2 अलग-अलग पात्र होते हैं, दोनों अलग-अलग पात्रों में एक जिंक का एक कॉपर का इलेक्ट्रोड पड़ा हुआ होता है, और जो इलेक्ट्रोड पड़े हुए होते हैं उसी को हम बोलते हैं अर्ध सेल। तो वही क्या कहलाते हैं, इनमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जो अर्ध सेल कहलाते हैं, तथा इन पर होने वाली अभिक्रिया अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाती है। यानी इन इलेक्ट्रोडों पर जो भी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसी को हम बोलते हैं अर्ध सेल अभिक्रिया। सेल के जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। यानी हमने देखा था एनोड जो इलेक्ट्रोड था उस पर कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही थी, और तथा जिस पर अपचयन उसे कैथोड कहते हैं। जिस पर अपचयन होता है उसे क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पर सब कुछ समझ में आया होगा, पर एक चीज यहाँ पर थोड़ा टर्म आ गया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये कौन सी बला है, देखिए ये कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जहाँ पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ देखने को मिलती हैं। जैसे हम सेल देखे थे तो सेल के एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था और एक इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा था, तो दोनों अभिक्रिया एक साथ हो रही हैं, तो इन्हीं को कंबाइन करके हम क्या बोल दिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी 2 अभिक्रियाओं को कंबाइन करके हम क्या बोल रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसा नहीं कोई भी अभिक्रिया उठा लिए उनको कंबाइन कर दिए, जहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ होगी उसी को रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो इसमें स्वतः यानी अपने आप रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें आपने विद्युत रासायनिक सेल जो हमने बनाया था, इसमें कहीं पर आपने देखा था बैटरी की आवश्यकता पड़ी थी या बाहरी से धारा हमें देनी पड़ी थी। धारा प्रवाहित हो रही थी लेकिन बाहर से हमें कोई धारा नहीं देनी पड़ी थी। बस हमने क्या लगाया था, एक वोल्ट मीटर या गैल्वेनोमीटर हमने लगाया था जो धारा को मापने का कार्य कर रहा था। तो बाहरी हमने कोई धारा इसमें नहीं दी थी। तो यानी यहाँ पर जो रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हो रही है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, वो स्वतः है यानी अपने आप संपन्न हो रही है। अब बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल में। तो इसमें जो कुछ भी हमने देखा इसकी परिभाषा में, वो सब हमने जो चित्र देखा था, चित्र बनाया था, वहां पर था। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है बस रेडॉक्स अभिक्रिया के अलावा जो हमने पहले चित्र में ना देखा हो। तो परिभाषाएं आप और भी बढ़ाकर लिख सकते हो कि भाई एनोड इसमें एनोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप बढ़ाकर भी लिख सकते हो, और नहीं लिखना है तो इतना लिख दोगे तो भी बहुत बड़ी परिभाषा हो जाएगी। और यहाँ पर जो विद्युत अपघटनी सेल है इसकी बात करें तो जिस सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत अपघट के विलयन में विद्युत ऊर्जा देने पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यानी हमने जो विद्युत अपघटनी सेल देखा था तो इसमें हमने क्या देखा था कि एक बाहरी स्रोत, यानी हमने बैटरी लगा रखी थी, बैटरी से जब हमने विद्युत ऊर्जा दी तब उसमें क्या रेडॉक्स अभिक्रिया यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया शुरू हुई थी या कंप्लीट हुई थी। तो इसी को बोलते हैं विद्युत अपघटनी सेल। और विद्युत इसमें क्या होता है, अस्वतः यानी अपने आप रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होती, किसी दूसरे की आवश्यकता होती है। इसमें अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। अस्वतः यानी अपने आप ना होना, अस्वतः का मतलब होता है, और स्वतः का मतलब होता है अपने आप हो जाना। तो इसमें हमने बैटरी लगाई थी तब जाकर इसमें क्या हुआ, रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न हुई थी। अब इसमें और भी पॉइंट बना सकते हो आप। इसमें एनोड कैसा था, पॉजिटिव था, कैथोड कैसा था, नेगेटिव था, और जिस पर ऑक्सीकरण हो रहा था उसे एनोड बोल रहे थे, जिस पर अपचयन हो रहा था उसे कैथोड बोल रहे थे। बस आपको चित्र समझना है, चित्र अच्छे से आपने समझ लिया तो ये सब कुछ हलवा है। और मुझे लग रहा होगा और आपको भी लग रहा होगा कि ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये अब हलवा हो चुका है यदि आपने चित्र देख रखा होगा। अब चलिए बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल तथा विद्युत अपघटनी सेल में मुख्य अंतर क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है। आप कोई सा भी मॉडल पेपर उठाकर देख लीजिए, कोई सा भी आपके पास
पेपर है या मॉडल है उनमें देख लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं इन दोनों के बीच में कौन कौन से अंतर हैं। दोनों के बीच में प्रमुख 7 अंतर हैं, सबको एक एक करके देखते हैं। जो हमने चित्र में देखा था वही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई अंतर ही नहीं है। तो अंतर क्या था, पहला अंतर दोनों में देखते हैं। पहला अंतर क्या है कि जो विद्युत रासायनिक सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है, जो रासायनिक ऊर्जा है यानी जो केमिकल ऊर्जा है, केमिकल एनर्जी है, उसे किस में बदलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ये जो विद्युत अपघटनी सेल है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में बदल देता है, केमिकल एनर्जी में बदल देता है। और जो दूसरा पॉइंट है, इसमें एनोड जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ एनोड कैसा हो जाता है, विद्युत अपघटनी सेल में पॉजिटिव हो जाता है। ये ध्यान रखने वाले पॉइंट हैं और ये बहुत बार पूछा हुआ है, विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर क्या है। कैथोड कैसा होता है, विद्युत रासायनिक सेल में पॉजिटिव होता है, लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में कैसा होता है, नेगेटिव होता है। और जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती, यानी किसी भी बाहरी स्रोत, जो बैटरी हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया, किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल है उसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। जैसे हमने चित्र में देखा था कि हमने एक वहां पर बैटरी लगा रखी थी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में। और जो पांचवा जो इसमें अंतर है, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में डूबे रहते हैं विद्युत रासायनिक सेल में। लेकिन जो विद्युत अपघटनी सेल है उसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे हुए होते हैं। अगला जो पॉइंट है या अगला जो अंतर है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में, यानी अपने आप जो रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, वो अपने आप कंप्लीट होती है किसमें, विद्युत रासायनिक सेल में। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में क्या होता है, अस्वतः, यानी अपने आप रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के लिए हमें किसी बाहरी स्रोत की आवश्यकता पड़ती है, यानी अस्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया संपन्न होती है। सातवां जो पॉइंट है वो याद रखना है कि जो विद्युत रासायनिक सेल है इसमें लवण सेतु जो पोटेशियम क्लोराइड का बना हुआ था और संरद्र पात्र की आवश्यकता होती है। लवण सेतु या संरद्र पात्र की आवश्यकता किसमें होती है, विद्युत रासायनिक सेल में, क्योंकि इसमें दो अलग अलग पात्र होते हैं। तो दोनों पात्रों को कनेक्ट करने के लिए हमें क्या आवश्यकता होती है, लवण सेतु की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्युत अपघटनी सेतु में कोई ऐसा दो पात्र होते ही नहीं है, एक ही पात्र होता है, तो इसमें लवण सेतु या संरद्र पात्र की आवश्यकता नहीं होती है। ये अंतर आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा है, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो यही आप बढ़ा बढ़ा कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे विद्युत रासायनिक सेल है तो सबसे पहले आप लिखेंगे विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अब ये एक बड़ा सा सेंटेंस बन गया, बड़ा सा वाक्य बन गया। तो ऐसे करके जब आप सभी को लिखेंगे तो बहुत बड़ा पॉइंट हो जाएगा, यानी 4 अंक का हो या 5 अंक में आ जाए तब भी ये इतने पॉइंट अगर आप लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। और ये पूछा ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसको संपूर्ण इसकी जो पीडीएफ है वो नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आप एमसीक्यूज का फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यानी आपके पास टाइम है एग्जाम तक, मिनिमम जितनी बार आप दें, फ्री है भाई, जितना मन करे उतनी बार आप एग्जाम का प्रेशर होता है वो फील कर सकते हैं। एमसीक्यूज का टेस्ट 50 क्वेश्चन आपके पास होंगे, 50 क्वेश्चन में आपके पास टाइमर होगा। उस टाइम के अंदर आपको पूरे 50 क्वेश्चन सही करने हैं या गलत करने हैं, अटेंड करने हैं पूरे क्वेश्चन। और फिर आप देखेंगे कि अपना स्कोर किस तरीके से मैं तैयारी कर पा रहा हूँ, कितनी तैयारी हुई है, कितना मैं पीछे हूँ, ये सब आप वहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, उसका सही आंसर क्या है, सब कुछ मिलेगा। मिलेगा कैसे भाई, फ्री है। तो इसके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई है, और वो वेबसाइट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो देखिए प्रोफेशनल वेबसाइट तो है नहीं, या मैंने पब्लिश तो की नहीं है जो आपको गूगल या क्रोम पर मिल जाएगी। तो आपको नीचे उसका भी लिंक मिल जाएगा, पीडीएफ का जहाँ पर लिंक होगा उसी के जस्ट नीचे किसका लिंक मिलेगा, मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट करके होगा। तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे और देखिए एक बार वो बोलेगा दिस वेबसाइट इज हार्मफुल, फिर आप उसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये पब्लिश नहीं है इसलिए वो हार्मफुल बताता रहता है। तो हार्मफुल बोलेगा, फिर आप कंटिन्यू जब उस पर करेंगे तो एक बार उसको क्या करना है, शॉर्टकट, जब आप एक बार जाएंगे वेबसाइट पर टेस्ट देंगे तो उसे शॉर्टकट में आप अपने होम पेज पर ऐड कर लेंगे।
जैसे किसी वेबसाइट को हम ऐड कर लेते हैं अपने होम पेज पर, तो शॉर्टकट उसका एक ऐड कर लेंगे, फिर आपको कभी भी वो दिस वेबसाइट इज़ हार्मफुल नहीं बोलेगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप टेस्ट दे सकेंगे, और जो टेस्ट में क्वेश्चन होंगे वो हर महीने चेंज होते रहेंगे, तो आप टेस्ट ज़रूर दें, क्योंकि हम थ्योरी, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस वगैरह यहाँ से समझ लेंगे। लेकिन जो हमारे पास एमसीक्यू हैं, उनको अगर हम यहाँ पर करने लग जाएँ, क्योंकि एक एमसीक्यू लिखेंगे फिर उसको एनालिसिस करके फिर बताएँगे, तो ये 50 एमसीक्यू करने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। वैसे मैं उन्हें भी यहाँ कराऊँगा, लेकिन वहाँ जब टेस्ट देंगे आप तो उससे पता चलेगा कि हमने कितने तैयार किए हैं, और फिर उसकी जो मैं पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। सब कुछ आपको यहाँ पर फ्री में तैयारी कराई जाएगी। अगर आप क्लास 12th में हैं और आप चाहते हैं कि 90 प्लस लाना है, आपने ठान लिया है कि मैं 90 प्लस लाऊँगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में एग्ज़ाम तक आपको तैयारी कराई जाएगी। अगर आप हमारा साथ देते हैं तो ये मेरा वादा रहा कि आप जितना मैं प्रोवाइड कराता हूँ, मैं एग्ज़ाम से पहले ही सभी पीडीएफ्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करा देता हूँ, यानी पूरे सब्जेक्ट का निचोड़ जितनी भी पीडीएफ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की होंगी, वो सभी एकदम प्रोवाइड करा देता हूँ एक साथ ही, ताकि आप अच्छे से उसका रिवीजन कर सकें। 2-3 महीने पहले ही प्रोवाइड करा देता हूँ। तो अगर उतना आप तैयार कर लेते हैं तो ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 90 प्लस आराम से ला सकते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करना। जय हिंद।